अनदर वीडियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बीएसटी बिजनेस स्टडीज से स्टाफिंग टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत हाई डिमांड पे मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे और डीएम्स आ रहे थे कि मैम प्लीज स्टाफिंग का वीडियो आप हमारे एग्जाम से पहले जरूर एक बार अपलोड कर दीजिए, मिड टर्म एग्जाम से पहले। तो उसकी डिमांड पे मैं आपके लिए स्टाफिंग का एक वीडियो लेकर आई हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टाफिंग। सी एज वी नो कि मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया है प्लानिंग, हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग, हम पढ़ चुके हैं स्टाफिंग, अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। देन हमने पढ़ा डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। बाकी के जो पार्ट्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ही चैनल पे, बट हाई डिमांड है स्टाफिंग और कंट्रोलिंग की, इसलिए मैं पहले स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी के भी टॉपिक्स आपके साथ सब यहाँ शेयर किए जाएंगे इस चैनल पे, बट इट विल टेक सम टाइम। सबसे पहले मैं आज का जो टॉपिक उठा रही हूँ, माय फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज माय स्टाफिंग। स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज यू नो, मैनेजमेंट के मल्टीपल फंक्शंस हैं, जिसमें से एक फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि आप प्लान कर रहे हैं और आप यू आर प्लानिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल्स। आप कहेंगे कि मैम ये जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं वो तो हमारी स्क्रीन पे स्पेसिफाइड नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन बाय दिस टर्म? आप इस टर्म से हमें क्या समझाना चाहते हैं, इस डेफिनेशन से आप क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो ये कि स्टाफिंग इज अ पार्ट, इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग द सैटिस्फैक्टरी वर्क फोर्स। दिस इज अ बुकिश लैंग्वेज व्हिच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू राइट इन द एग्जाम। ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा बुक का एज इट इज स्टेटमेंट, एज इट इज डेफिनेशन एग्जाम में जरूर लिखिए, ठीक है। बट मैं आपको इजी टर्म्स में अगर स्टाफिंग की एक डेफिनेशन बताऊं तो आप यहां से लिख सकते हैं कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि स्टाफिंग इज अ प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। कि आप अपने वर्कफोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे किसको रिक्रूट करना है। रिक्रूट मतलब किसको मुझे मेरे यहाँ जॉब पे रखना है, किसको रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के बाद उस पर्सन को क्या ट्रेनिंग देनी है, कितना उसे हम कॉम्पनसेशन देंगे, कैसे हम उसकी प्रमोशन करेंगे और उसको कैसे हम मेंटेन करके चलेंगे। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सोनल। तो स्टाफिंग का मतलब समझ आ गया, बहुत क्लियर है कि मैन पावर को प्लान करना, कितना वर्कफोर्स हमारा होगा, क्या रिक्रूटमेंट करेंगे हम, क्या सिलेक्शन करेंगे, क्या ट्रेनिंग प्रोसीजर होगा, कैसे कॉम्पनसेशन देंगे उनको, क्या प्रमोशन करेंगे उनकी, क्या मेंटेनेंस करेंगे अपने पर्सोनल की। स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, इट रिकॉग्नाइजेस अ वेरी द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हेल्प करता है कि जितनी भी पोजीशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सारी पोजीशंस को फिल किया जाए। एंड उन यू नो एंड फिलिंग दैट पोजीशंस मींस कि कभी कभी क्या होता है कि देयर आर फ्यू पोजीशंस व्हिच गेट वेकेंट। कुछ हमारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो वेकेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको एक ऐसा फंक्शन मानते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है हमारी बुक से कि एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि हेल्प करता है हमें फिल करने में। जितनी भी वेकेंट पोजीशंस हमारी कंपनी में है, उन सारी वेकेंट पोजीशंस को फिल करने में हेल्प करते हैं। हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कितना वर्कफोर्स मुझे चाहिए, मुझे ए बी सी डी कौन कौन सी पोजीशन के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, कैसे उन्हें रिक्रूट करना है, कैसे उन्हें सिलेक्ट करना है, क्या उनका प्लेसमेंट होगा, क्या उनका कॉम्पनसेशन होगा, कैसे हम उन्हें प्रमोट करेंगे, कैसे हम उन्हें अप्रेज करेंगे, कैसे हम उनकी डेवलपमेंट करेंगे ओवरऑल, एंड कैसे हम इंश्योर करेंगे दैट दे आर रेडी टू फिट इन द पर्टिकुलर रोल विच वी हैव असाइंड टू देम। आई होप आपको इसकी ब्रॉडली बेसिक जितनी भी डेफिनेशन मैंने अभी तक बताई है वो सब आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ूंगी मैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जिसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये समझेंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है स्टाफिंग, इसमें फर्दर और क्या चीजें हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। और इसमें एक छोटी सी चीज मैंने आगे कुछ पॉइंटर्स बताए हैं कि जैसे कोई भी एक न्यू एंटरप्राइज होती है तो स्टाफिंग फंक्शन हेल्प करता है उनको कि वो प्लान कर सके अपने वर्कफोर्स को। वर्कफोर्स मतलब कि हमारा
कितना वर्कफोर्स होगा, नंबर ऑफ पोजीशंस, नंबर ऑफ पर्सोनल्स, टाइप ऑफ पर्सोनल्स, किस किस डेजिग्नेशन के लिए हमें अपॉइंट करना है। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट में सेम चीजें मैंने इस स्लाइड में लिखी हैं, ठीक है। और एक एग्जिस्टिंग फर्म में स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी ए लिमिटेड एक फर्म है जो कि ऑलरेडी एक फंक्शनल फर्म है, ठीक है, उस फंक्शनल फर्म में स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा ये बताने में कि हाउ मेनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट द फर्म, कितने एग्जिस्टिंग ऐसे एम्प्लॉयज है जिन्होंने मेरी फर्म को छोड़ दिया है और उनके जगह पे मुझे नए एम्प्लॉयज रखने की जरूरत है, तो कितने रखने हैं। इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, इसी को आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ओनली इंक्लूड्स नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। हमें स्टाफिंग क्यों चाहिए, हमें इतने पैराग्राफ्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने चलो बुक से पीपीटी में आपको डाल के दे दिया, बट एक्चुअली कुछ पॉइंटर्स भी अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, आप उन्हीं डेफिनेशन में से ही इसके फीचर्स बना सकते हो। बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, तो आपको कुछ रटना नहीं है। आप सिंपल एक चीज यहां देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक ये जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर किसी फर्म में एक ह्यूमन रिसोर्स ही काम नहीं कर रहा तो क्या वो फर्म ऑपरेट कर सकती है? नो फर्म कैन ऑपरेट विदाउट एनी ह्यूमन रिसोर्स। देयरफॉर द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कितना अपना गोल अटेन कर सकती है वो डिपेंड करता है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी कैसा है। सो इसीलिए राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय को हायर करना, राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय को राइट प्लेस पे अपॉइंट करके उसे राइट प्लेस असाइन करना, डेजिग्नेशन देना, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग ही एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हेल्प करता है उन्हें कि वो फिल कर सके रेगुलर बेसिस पे अपनी जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं, वैकेंट डेजिग्नेशंस हैं, उन सबको फिल कर सके। तो और अगर राइट एम्प्लॉय राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अगर अपॉइंट कर दिया जाएगा तो आपकी फर्म की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्लस वो फर्म एक प्रॉफिटेबल फर्म होगी क्योंकि वहां ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लेसमेंट जो है वो परफेक्ट है। और अगर राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज हमने नहीं प्रोवाइड किए राइट प्लेस पे तो हमारी वेस्टेज ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हमारी कम हो जाएगी। सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है कि भाई अगर सही पर्सन सही वर्क के लिए असाइन नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका सारा रॉ मटेरियल वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट है, आपके एफर्ट्स वेस्ट है, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो है या लो है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जीरो है, प्रोडक्ट क्वालिटी लो है, एंड हेंस योर फर्म्स ग्राफ, प्रॉफिट ग्राफ इज गोना गो डाउन लाइक दिस। आपकी फर्म का ग्राफ बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल ऊपर नहीं उठेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इतनी वेस्टेज ना हो और आपका सही टाइम पे सही राइट प्लेस पे राइट टाइम पे राइट पर्सन अगर हायर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टाफिंग फंक्शन कहेंगे मैनेजमेंट का। और इसका इतना रेलेवेंट रोल है हमारी फर्म में, आप देख सकते हैं। हमें इसके रोल को रटने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टाफिंग एक बहुत ही फंडामेंटल एंड क्रिटिकली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, आप समझ सकते हैं। या फिर राइट पर्सन कैन हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द टॉप एंड रॉन्ग पर्सन कैन हेल्प ब्रेकिंग योर बिजनेस। आप इस स्टेटमेंट को किसी भी आंसर में, स्टाफिंग से रिलेटेड आंसर में, यू कैन पुट दिस कोट एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो यहां से मेरी पीपीटी से जितना हो सके आप अच्छे कोट्स को पिक कर सकते हैं। मैंने बहुत ही क्वालिटी कोट्स डाले हैं ताकि आप अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बना सके। नेक्स्ट इज कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करता है कि हम कॉम्पिटेंट पर्सोनल को ऑब्टेन कर सके। इसका मतलब क्या है कि स्टाफिंग फंक्शन हमें क्यों करना है, ताकि हम एक राइट मैन पावर को, एक राइट वर्क फोर्स को राइट जॉब पे प्लेस कर सके। तो ये हेल्प कर रहा है हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को ऑब्टेन करने में। प्लस आप एक चेन को याद रखो, अगर एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय या एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल अगर मेरी फर्म में होगा तो मेरी फर्म की परफॉर्मेंस हाई जाएगी। मैं रट नहीं रही ना, मैंने कुछ रटा हुआ आपको सामने बता रही हूँ, परफॉर्मेंस हाई जाएगी। सारे पॉइंट्स आप यहीं से बना सकते हैं, मैं आगे कोई पॉइंट खोल के भी नहीं देख रही हूँ। हमारी अगर एक राइट पर्सन राइट प्लेस पे कॉम्पिटेंट पर्सोनल है, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन इट,
उससे हाई परफॉर्मेंस होगी, एक्सप्लेन दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप खुद बना सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस लीड्स टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी। हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आपकी फर्म की कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगा, ठीक है। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप खुद से लिख सकते हैं ये पॉइंट। परफॉर्मेंस अच्छी, प्रॉफिट अच्छा, प्रॉफिट अच्छा, प्रोडक्टिविटी अच्छी, प्रॉफिट अच्छा, प्रोडक्टिविटी अच्छी, क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, टाइम विल सेव, टाइम हमारी कंपनी में कम लगेगा, ऑप्टिमली हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। क्यों हम ऑप्टिमली यूज कर पाएंगे? क्योंकि हम राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब पे प्लेस कर रहे हैं, हम अपनी वैकेंसीज को, अपनी पोजीशंस को वेकेंट नहीं छोड़ रहे हैं फर्म में। हमें जहां जिस एम्प्लॉय की जिस वक्त जरूरत है, हम कॉन्टिन्यूसली स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स को यूज करने की ऑप्टिमेसी, ये सारी चीजें जो है वो बढ़ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपनी किसी भी पोजीशन को वेकेंट नहीं छोड़ रहे हैं। वी आर increasing the morale of our employees through giving them some good objectives and fair rewards. हम ऐसा नहीं है कि उनसे काम करवा रहे हैं और उन्हें कोई अवार्ड नहीं दे रहे। नो, वी आर गिविंग देम appropriate awards and we are ensuring कि वो हमारी कंपनी में रिटेन करें। और कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में क्यों रिटेन करेगा? जब उसको वहां से एक अच्छा फेयर रिवॉर्ड मिलेगा तभी कोई रिटेन करेगा। आज की डेट में हम स्टाफिंग के और भी फंक्शंस को इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स को ऐड कर सकते हैं, और भी इंपॉर्टेंस को ऐड कर सकते हैं। वो ये है कि रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से भी हमारा स्टाफिंग फंक्शन बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। और ये अदर फंक्शंस को एफिशिएंटली रन करने के लिए, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के लिए भी हमें स्टाफिंग फंक्शन चाहिए। क्योंकि अगर हम प्लान कर लेंगे अपनी एक्टिविटीज को, प्लान कर लेंगे अपने गोल्स को, पर हम किसी वैकेंट पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन को ही नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो हमारे बाकी के सारे फंक्शंस भी बेकार हो जाएंगे। चाहे हम कुछ भी ऑर्गेनाइज कर लें, कुछ किसी भी तरीके से डायरेक्शंस हम किसको देंगे? जब हम स्टाफिंग ही नहीं कर पा रहे हैं एप्रोप्रिएट, तो हम एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस भी किसको देंगे? तो सारे फंक्शंस जो है वो हमारे वेग हैं, कैन नॉट बी कैरिड आउट अनटिल अनलेस हमारे पास स्टाफिंग फंक्शन नहीं है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग। ये सारे मेरी पीपीटी में क्वेश्चंस हैं जिसको मैं 1 मार्कर्स हो गए हमारे, चाहे आप कह सकते हैं इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो टॉपिक से रिलेटेड मैंने साथ साथ पुट किए हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, विच इज अ स्टाफिंग प्रोसेस। देखो बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, बस उसे थोड़ा समझने की जरूरत है। बुक में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है जी बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप इस डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ समझते चले जाएंगे कि स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब क्या है। देखिए बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस में एक सिंपल सी बात है, कुछ चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। वो कुछ चीजें आपकी क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपको स्टाफिंग प्रोसेस में पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप क्या है। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। देखो, फर्स्ट स्टेप इज कि आप चेक करो आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। आप भाई पहले रिक्वायरमेंट तो देखोगे ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डू यू नीड, कितने ना आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। वर्कफोर्स का लोड एनालिसिस करोगे, आप चेक करोगे कि विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड फॉर विच जॉब, आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कितना एक्सपीरियंस वाला आपको एम्प्लॉय चाहिए, कितनी आप डिजायर कर रहे हैं कि उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टाफिंग प्रोसेस में। स्टाफिंग का मतलब क्या है? राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अपॉइंट करना। इसका मतलब है किसी भी वेकेंट पोजीशन को फर्म में भरना। तो वो भरने के लिए मुझे सबसे पहले तो एस्टिमेट करना पड़ेगा ना बेटा कि मेरा मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है, मुझे कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्स मेरे को किस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए चाहिए, उस डेजिग्नेशन के हिसाब से उसकी क्या क्वालिटी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सबसे पहला तो हो गया एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड स्टेप हो गया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट स्टेप मुझे कहता है कि जो भी मेरी रिक्रूटमेंट मीन्स कि एक प्रोसेस where I am searching the prospective employees and I am ensuring, I am stimulating का यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं insist कर रही हूँ, stimulate कर रही हूँ उनको, मैं उन्हें एक हिंट दे रही हूँ
कि दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि प्रोसेस through which we are stimulating the employees or stimulating the people who are searching for the job to apply for the job in the firm. हम चाह रहे हैं कि लोग हमारी फर्म में आके अप्लाई करें जिस जॉब वैकेंसी के लिए, जो जॉब हमारे पास वैकेंट है, उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं. और सिलेक्शन होती है उसके बाद. फाइनली जी हमने रिक्रूट कर लिया, हमने रिक्रूटमेंट कर ली, हमने सोच लिया जी कि इंटरनल होगी या अंदर ही वी विल फाइंड आउट विद इन द फर्म, वी विल फाइंड आउट द एम्प्लॉय फॉर द पोजीशन, और फ्रॉम आउटसाइड वी आर गोइंग टू गेट द कैंडिडेट. तो कुछ भी डिसाइड करने के बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं. सिलेक्शन एक बड़ी प्रोसेस है क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो हमने सबको अलाउ किया कि वो बैठे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में हम चूज करेंगे जितने भी हमारे पास पूल ऑफ एम्प्लॉयज आए हैं, उन पूल ऑफ एम्प्लॉयज में से हम चूज करेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा एम्प्लॉय है हु इज फिट फॉर दिस जॉब. और सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर वी सी रिक्रूटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर रहे हैं वर्कर्स को कि आप आओ और हमारी कंपनी में आके जॉब के लिए अप्लाई करो जी, जॉब निकली हुई है. और सिलेक्शन प्रोसेस में वी आर इनहैंसिंग देयर प्रेस्टीज, वी आर इनहैंसिंग देयर सेल्फ एस्टीम, वी आर कन्वेइंग देम दैट they should see the seriousness with which the things are being done in the organization. Selection का ये मतलब नहीं है कि कोई आया, मैंने उसका रिज्यूम देखा और उसको मैंने जॉब पे रख लिया. नो, सिलेक्शन का एक प्रॉपर प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है, और वो इसलिए so that the person who is coming can see the prestige, can enhance his or her prestige, his or her self efficacy, he can know self esteem को जाने. और वो ये प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एक मैसेज कन्वे करती है हमारे सारे एम्प्लॉइज को, ये किसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ सीरियस वी आर इन डूइंग द थिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद भाई जब आपने पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद ऑफ कोर्स आप उस पर्सन की प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे. यू आर गोइंग टू गिव ओरिएंटेशन टू द पर्सन. आपने सिलेक्ट किया, उसे प्लेस किया जॉब पे, अब उसको जाते ही तो उसके हाथ में सारा काम नहीं दे दोगे, आप उसकी ओरिएंटेशन करोगे, उस पर्सन को उसका नया काम सिखाओगे, उसको बताओगे कि उसकी जॉब रोल क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसको क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है. सो ही हैज टू be made familiar with the entire business workplace, the where that person has to work. He has to get familiar with the workplace, with the people around him or her. तो उसके लिए हम उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे, हम उसकी ओरिएंटेशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. भाई अब तुम हमारी फर्म में आ गए हो, अब तुम्हें हम ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस को हम और इनहैंस करेंगे, हम इंश्योर करेंगे. ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म का काम है, इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, बट डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. व्हेन यू आर डूइंग ट्रेनिंग, जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप उसे एक पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन कर रहे हो. जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ट्रेनिंग मीन्स यू आर गिवन इंश्योरिंग दैट पर्सन इज एबल टू परफॉर्म ओनली दिस पर्टिकुलर वर्क. फॉर एग्जाम्पल, यू आर असाइंड एज अ सेल्स मैनेजर, आपको एक फर्म में सेल्स मैनेजर की जॉब असाइन की गई है. सो आपकी ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रेनिंग विल इन्वॉल्व all the steps related to how you are going to ensure that the sales are getting increased. So that is a training which is for the specific thing ki bhai as a sales manager these are going to be your roles, and to fit in your roles the training is given to you. Getting my point? तो short term हो गया. Development means हम चाह रहे हैं हमारा एम्प्लॉय हर बार डेवलप हो, हर बार एक नई चीज उसके पर्सनालिटी में ऐड हो. सो उसके लिए हम छोटे छोटे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को कंटिन्यूस लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करते रहते हैं. So this is training and development. So this process is done immediately after the orientation of person, क्योंकि हम चाहते हैं जो जिस जॉब रोल के लिए आया है उसको वो जॉब रोल बहुत अच्छे से समझाई जाए, उसे उसके रूल्स रेगुलेशंस बताए जाए, उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने जॉब रोल में अपना 100% दे सके. और अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसके बाद उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल दीजिए.
आप उसे बोनस दीजिए, आप उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दीजिए उसका काम करने के लिए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है। अब आप बताइए, आपको रोज क्लास में आके टीचर डांटेगा, चाहे आपने काम किया है चाहे आपने नहीं किया, तो जब तक आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज नहीं किया जा रहा कि वाओ बेटा वेरी गुड, यू हैव डन योर वर्क, इट्स ग्रेट, जब तक आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपकी परफॉर्मेंस को इनहैंस नहीं कर रहे, आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज नहीं कर रहे, तब तक कोई भी काम नहीं करता, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में कि भाई अब आपने एम्प्लॉय को हायर भी कर लिया, उसको ट्रेनिंग भी दे दी, डेवलपमेंट भी कर दी उसकी, अब आप क्या कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं। और प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग मींस कि अब आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपका जो भी नया एम्प्लॉय आया है, परफॉर्मेंस तो आपने उसको अप्रेज करा, अब उससे वो अपनी प्रमोशन के बारे में सोचेगा कि इस कंपनी में मुझे रहना है कि नहीं रहना। My performance is analyzed at its best whether I should stay in this firm or not. क्या मुझे अच्छी प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी कैरियर प्लानिंग क्या होनी चाहिए अब से अब आगे तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्पनसेशन, कि वट एवर एक्टिविटीज द पर्सन इज डूइंग, जिस काम के लिए आपने उसको हायर किया है वो काम अच्छे से कर रहा है या कर रही है, तो उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए। ये जो मैंने आपको सारे 8 स्टेप्स बताए हैं, दीज ऑल 8 स्टेप्स आर स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। इसे अच्छे से देखिए, समझिए, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स देखिए मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन एवरी सिंगल थिंग, बट हाँ, जो फर्स्ट आपका एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, मार्क कर लीजिए, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों कहा है, क्योंकि इसके ऊपर ना आपको केस स्टडी भी आ सकती है। इस टॉपिक के ऊपर यू कैन गेट केस स्टडी, अपार्ट फ्रॉम केस स्टडी यू कैन गेट एनी स्पेसिफिक 3 मार्कर क्वेश्चन ऑन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्कलोड एनालिसिस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्कफोर्स एनालिसिस। तो ये आपका बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसपे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का केस आ सकता है कि वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस आपको केस स्टडी से एनालाइज करके बताना है। तो आओ मैं आपको इसका डिफरेंस समझाती हूँ कि वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वर्कलोड एनालिसिस का क्या मतलब होता है। देखिए, वर्कलोड एनालिसिस मतलब आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू रिक्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं देख रही हूँ मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए मेरी फर्म में, तो उसमें मुझे वर्कलोड एनालाइज करना जरूरी है। वर्कलोड एनालाइज करने का मतलब है इट इज इम्पोर्टेंट टू असेस करना जरूरी है कि असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। वर्कलोड एनालिसिस मींस कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मुझे चाहिए, किस किस टाइप के मुझे चाहिए फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। जो भी जॉब मेरे पास वेकेंट है, उन जॉब्स के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और कितने टाइप्स चाहिए। सो दैट इज वर्कलोड, कितना काम है, कितना ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या जरूरी है उनके लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए। और वर्कफोर्स एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि इट इज एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल, वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब कितने ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरी फर्म में, वो वर्कफोर्स एनालिसिस है कि एनालाइजिंग दैट हाउ मेनी how many human resources are currently working in my firm. That is my workforce analysis. When I talk about the workload analysis, it means भाई कितने कम हैं जिन्हें हायर करना है, प्लस उनको कितने मुझे एक तो अपनी appropriate number and types of employees which are necessary for performing this particular job. Workforce मतलब कितने एक्चुअली काम कर रहे हैं, वर्कलोड मतलब कि परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए, गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए मुझे कितने और चाहिए, वो वर्कलोड एनालिसिस है। तो ये वर्कलोड वर्कफोर्स बहुत बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है, एंड यू नो व्हाट, बच्चे बहुत जल्दी आप कंफ्यूज हो जाते हैं वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस में। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजीज में आप याद रखो कि जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स है, और वो कितने लोग काम कर रहे हैं फर्म में, वो वर्कफोर्स एनालिसिस है। और वर्कलोड मतलब कितने कम पड़ रहे हैं जिनको हमें रखने की जरूरत है, और किस किस जॉब रोल के लिए हमें उनको रखने की जरूरत है। तो ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं।
इसीलिए मैं इस पे बार बार स्टॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन सबको हमें और डिटेल्स में आगे पढ़ना ही है इन एनी केस, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम राइट नाउ। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो मैं आपको उस टाइम पे भी बताने वाली थी, वो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेनिंग ना जॉब ओरिएंटेड होती है, बट डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होती है। एग्जाम्पल मेरा बहुत सीधा सरल और सटीक था कि आपने, अगर आपको किसी जॉब पोजीशन, एक सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए हायर किया गया है, तो आपने अपना सेल्स मैनेजर का काम कैसे करना है, वो आपकी सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी। लेकिन फर्दर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको जो जो करना है, वो सब चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू कम अंडर डेवलपमेंट। आपने फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको करियर ओरिएंटेड कैसे होना है, दैट विल कम अंडर डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, बट डेवलपमेंट इज एक ऑनलाइन ऑन गोइंग प्रोसेस जो चलता रहता है। डेवलपमेंट कभी एंड नहीं होता, डेवलपमेंट नेवर एंड, इट्स कीप्स ऑन गोइंग। एंड प्लस ट्रेनिंग हेल्प करता है कि आप अपनी जॉब को अच्छा कर सको, लेकिन डेवलपमेंट हेल्प करता है कि एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ हो जाए। ट्रेनिंग में यू इंक्रीज योर नॉलेज एंड स्किल्स, बट इसमें आप पूरी लाइफ के लिए लर्न करते हैं डेवलपमेंट में। सो आई होप आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर हो, सॉरी, you must be okay with this staffing process also, in which we have covered so many pointers in one glance, and in one diagram only I have explained you the entire concept. So we don't have to waste time on this. For next video, I think I should discuss rest of the topic with you in the next video. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।